have faith in our education system, and let us hope that something concrete and positive comes out of it. And I wish the students, my teachers, everybody connected with the Indian Accountancy Association, Professor Mishra, Professor Bhanawat, Dr. Chaurasia, Dr. N.C. Tripathi, I wish them great success, and I hope something concrete comes out of this webinar. So all the very best, and Dr. Pahwa is always there at the helm of affairs. I wish him luck. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you for the lovely blessings. I welcome Dr. G.P. Chaurasia ji. He is the president of Indian Accounting Association, Jabalpur branch. I welcome you, sir. Further, taking this program, I'd like to introduce our keynote speaker, Dr. Sanjeev ji, Professor Sanjeev Bhanawat, Rajasthan, to introduce our keynote speaker में पत्रकारिता की प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद से 31 जुलाई 2018 से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे सेवानिवृत्ति के समय राजस्थान विश्वविद्यालय के जैन अध्ययन केंद्र के मानद निदेशक तथा प्रशासनिक सेवा पूर्व प्रशिक्षण भर्ती केंद्र के निदेशक भी रहे हैं। आप गत 3.5 दशकों से पत्रकारिता शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े डॉक्टर बनावत जी ने अपने समर्पित एवं एकाकी प्रयासों से विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का विभाग स्थापित किया है, जिसमें आज पत्रकारिता एवं जनसंचार में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन तथा शोध अनुसंधान की व्यवस्था है। डॉक्टर बनावत जी के निर्देशन में अब तक 30 विद्यार्थियों ने शोध उपाधि प्राप्त की है। इन्होंने पत्रकारिता विषय से जुड़ी लगभग 30 पुस्तकों का लेखन संपादन किया है। आप राजस्थान साहित्य अकादमी के सुमनेश जोशी प्रथम कृति तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के बाबूराव विष्णु पराड़कर पत्रकारिता पुरस्कार, न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली के मीडिया ग्रुप तथा पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया के हॉल ऑफ फेम जैन विचार मंच कोलकाता की ओर से गणेश लालवानी सम्मान से पा चुके हैं। जनवरी 1997 में से डॉक्टर बनावत एक मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे का संपादन कर रहे हैं। इस शोध जर्नल को पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया के मार्च 2011 में चंडीगढ़ में आयोजित ग्लोबल सम्मेलन में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शताधिक संगोष्ठियों में न सिर्फ भागीदारी की है, वरन आपने 25 वर्षों में अपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मीडिया से जुड़े विविध विषयों पर महत्वपूर्ण संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इस क्षेत्र में एक नई वैचारिक चेतना शुरू करने का प्रयत्न भी किया है। डॉक्टर बनावत जी ने को भारतीय प्रेस परिषद की ओर से राजस्थान की वर्ष 1999 में लोकसभा के चुनावों में पर्यवेक्षकों के रूप में भी मनोनीत किया गया। आपने 1997 में एशियाई देशों के मीडिया शिक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागिता करने आप कोलंबो तथा वर्ष 2007 में विश्व हिंदी सम्मेलन में पत्र वाचन करने आप न्यूयॉर्क भी गए थे। नवंबर 2008 में चीन के बीजिंग, शेलियन तथा शंघाई शहरों की यात्रा की तथा वहां की मीडिया शिक्षा स्थिति का अध्ययन किया। आप अपने माता पिता डॉक्टर शांता बनावत तथा डॉक्टर नरेंद्र बनावत जी की स्मृति में एक उच्च स्तरीय शोध संस्थान की स्थापना कर रहे हैं। इस संस्थान में करीब 13,000 संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध रहेंगे, जो हिंदी, राजस्थानी तथा जैन साहित्य पत्रकारिता संबंधी विषयों पर शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण संस्थान रहेगा। आप we are honored to have Professor Sanjeev Bhanawat ji as a key speaker, and he will be giving a light on the role of teachers in National Education Policy 2020. So we welcome you all. Welcome from our side for this national webinar, and we'll be fortunate to have your views on this regard. Professor Sanjeev Bhanawat ji.
धन्यवाद डॉक्टर ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, आपके इस विस्तृत और आत्मीय परिचय के लिए। सबसे पहले तो मैं इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन की स्थापना दिवस पर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा। इस अकाउंटिंग एसोसिएशन की इस लंबी यात्रा में अकाउंटिंग के क्षेत्र में शोध अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की दिशा में जो कार्य आप सभी के द्वारा संपादित किए गए हैं वे सराहनीय है और देश की वाणिज्य शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए एक आधार भूमिका तैयार की है। हालांकि मुझे यह सौभाग्य नहीं है कि मैं आपके इस परिषद का सदस्य बन पाता, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के अनेक मित्रों के माध्यम से मुझे संस्था की गतिविधियों के बारे में अक्सर जानकारी मिलती रही है। संयोग से वाणिज्य संकाय के बहुत सारे प्रोफेसर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति, उनके कुछ कुलपतियों के साथ यूजीसी के असाइनमेंट्स पर मुझे काम करने का मौका भी मिला है। उसके माध्यम से उनकी क्षमताओं को, उनमें निहित संभावनाओं को मैंने बहुत निकटता से देखा, समझा, महसूस किया है। जैसा आपने बताया कि आप नए शोधार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं अपनी हर सेमिनार के माध्यम से, और एक जर्नल का भी आप नियमित रूप से प्रकाशन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्थापना दिवस के आयोजन के माध्यम से हम हमारी उस पूरी वैचारिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन तय कर पाएंगे, दिशा दे पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन आप सभी मित्रों का इस ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर। जो विषय मुझे दिया गया है, नई शिक्षा नीति और शिक्षकों की भूमिका, जैसे अभी हमारे जो पूर्ववर्ती वक्ता थे संचालक ज्ञानेंद्र रावत जी के साथ साथ डॉक्टर नरेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुनील कुमार पाहवा, प्रोफेसर ए के मिश्रा, जो स्वयं काशी विद्यापीठ से हैं, और संयोग से मुझे कई बार मौका मिला काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता विभाग के हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उनके साथ संवाद करने का। क्योंकि बनारस तो एक ऐसी स्थली है, एक आध्यात्मिक नगरी है, पत्रकारिता की दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान रहा। और अभी जिनका नाम लिया गया बाबूराव विष्णु पराटकर, जो मूलतः मराठी भाषी थे, लेकिन हिंदी पत्रकारिता में उनको हम एक तरह से पितामह कहते हैं हिंदी पत्रकारिता का, उनके नाम से मिल चुका है। जिस तरह अधिक समय के बाद भी हम कहीं न कहीं हमारे एक प्रभावी शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में चिंतित हैं। अब तक जो कुछ हमने पाया है उससे हमें असंतुष्टि है। और जब हम बात करते हैं कोरोना काल की, मुझे तो कई बार लगता है कि ये जो सदी है, ये सदी मानवीय जुनून, मानवीय आस्था और मानवीय विश्वास की सदी है। एक दौर था जब थम गया था, हम घर से बाहर निकलने में भयाक्रांत थे। घर के बाहर दरवाजे के हाथ लगाते हुए मैं लगता था कि कहीं कोरोना का आक्रमण हम पर न हो जाए। 2 महीने का लॉकडाउन, लगभग 1 साल पुरानी बात, जीवन थम सा गया था, गाड़ियों के पहिए थम से गए थे। एक अजीब सी बेचैनी और व्यथा में हम जी रहे थे। विद्यार्थियों को लगा उनके शैक्षिक सत्र का क्या, लेकिन इस तकनीक ने हमको एक विकल्प दिया, किस तरह से हम हमारी शैक्षिक विकास को बरकरार। और ये जो आयोजन ऑनलाइन हो रहे हैं, मुझे लगता है ये एक आयोजन फिजिकल कॉन्फ्रेंस का स्थान नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फिजिकल कॉन्फ्रेंस में चाय की चुस्कियों के बीच और लंच और डिनर के ठहाकों के बीच जो एक संवाद होता है, पारस्परिक विचार विमर्श होता है, उसको तो कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं। लेकिन दूसरी उपलब्धि यह है कि फिजिकल कॉन्फ्रेंस में 100, 150, 200 लोगों के बीच होने वाली चर्चा वहीं तक सीमित रह जाती है, लेकिन ऑनलाइन से होने वाली ये चर्चा देश विदेश की उन भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए हमको क्षेत्र में काम करने के लिए हम संभव है, सक्षम है, जहां हमारी भाषा को समझने वाला, समझने वाला निवास करता है, रहता है। जैसा आपने बताया, लगभग आपने 20-25 सेमिनार कुछ महीनों में की है। मैंने भी कम्युनिकेशन के माध्यम से लगभग
आज भी एक वेबिनार है, ये वेबिनार्स किए हैं, इनको रिकॉर्ड किया है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपनी प्रेजेंस को स्थापित कर सके। लेकिन यहीं से सवाल उठता है, जब आपने सवाल उठाया कि शिक्षक की भूमिका क्या होगी, और नई शिक्षा नीति में शिक्षक की इसी भूमिका को, इसी भूमिका को बार बार स्थापित किया गया है। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम का शिक्षक नहीं, शिक्षक विद्यार्थी के पूरे जीवन का शिक्षक होता है। इसलिए मुझे लगता है कि तकनीक कोई सी भी आ जाए उस शिक्षक को पदस्थापित नहीं। वो इंटरनेट, उस पर उपलब्ध जानकारी विद्यार्थी के पास है, वो समझ जानकारी मेरे पास भी है। यदि मैं उसे इंटरनेट जनित सामग्री के आधार पर अध्यापन कार्य करूंगा तो शायद बहुत अधिक समय तक क्लास में खड़ा नहीं रह पाऊंगा। जैसा अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि हमारी शिक्षा अब तक जो रही वो रटने की विद्या ज्यादा रही। हम कितना अधिकतम रट के परीक्षा के उस 3 घंटे में उसकी वोमिटिंग कर देते हैं, उसकी हमारी परीक्षा है। वस्तुतः इसी पर प्रश्न चिन्ह ये शिक्षा पद्धति लगाती है। जो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है उसका क्या होगा? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी बात को बार बार रेखांकित करते रहे हैं कि हमें विद्यार्थी ऐसा तैयार करना है जो इस जीवन संग्राम में खड़ा रह सके, जो चुनौतियां उसके सामने आ रही हैं हम ऐसी शिक्षा उसको दे सकें, वो क्षमता उसमें विकसित कर सके कि वह इन चुनौतियों का, इन संघर्षों का सामना कर सकने के लिए सक्षम हो। और यहां शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका आती है कि वो केवल तथ्यों की जानकारी क्लास में नहीं दे, बल्कि ऐसी वैचारिक पीढ़ी तैयार करे। जब देश का आजादी का आंदोलन चल रहा था उस दौर में साक्षरता कितनी सीमित थी, संसाधन कितने सीमित थे, लेकिन क्या कारण है कि हमारे कुछ वैचारिक प्रखर विचारकों ने, पत्रकारों ने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने आलोकों के माध्यम से विचार का एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने ऐसी विदेशी हुकूमत को, जिसके लिए कहा जाता था कि उनके शासनकाल में सूर्यास्त नहीं होता है, देश से बाहर उखाड़ फेंका। आप जिसका भी नाम लें, चाहे महात्मा गांधी की बात करें, तिलक की बात करें, बहुत लंबी श्रृंखला है। तो मुझे लगता है शिक्षक पर भी जिम्मेदारी आती है कि वो किस प्रकार से उस विचार की स्थापना करने में अपना योगदान दे सकता है। मित्रों, मेरा यह मानना है कि मनुष्य और पशुओं की कुछ सहजात प्रवृत्तियां सामान्य होती हैं, जो उस मनुष्यता के विकास के साथ साथ उसकी चेतना जागृत होती चली जाती है। और मनुष्यता का यही विकास शिक्षा के केंद्र में होता है। हमारे यहां कहा गया है, सा विद्या या विमुक्त। शिक्षा वह जो बंधनों से मुक्त करे। वो बंधन कौन से? वो बंधन व्यक्ति की कमजोरियां, वो बंधन उस व्यक्ति की विकृतियां हैं जिनसे वो मुक्ति पा सके। हमारे सामने 2 विकल्प हैं शिक्षा के। एक है जीवन निर्वाहकारी शिक्षा और एक है जीवन निर्माणकारी शिक्षा। हमारे अब तक की शिक्षा पद्धति में जीवन निर्वाहकारी शिक्षा पर बल दिया गया, जीवन निर्माणकारी शिक्षा को हमने विस्मृत कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? संघर्ष, हिंसा, टूटन, अवसाद, आत्मघात आदि प्रवृत्तियों से हमारी युवा पीढ़ी ग्रसित होती चली गई। वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य है पार्श्विक शक्तियों को मानवीय प्रवृत्तियों में बदलना। उस सामाजिक परिवेश से हम एक सांस्कृतिक यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। यही हमारी शिक्षा है जो हमारी उन सुषुप्त आत्मिक शक्तियों को जागृत करने की दिशा में आगे बढ़ सके। हमारी ब्रिटिशकालीन शिक्षा पद्धति ने एक ऐसी पद्धति हमारे सामने दी जिसे श्रम और सेवा को हमारी परंपरागत शिक्षा से बाहर कर दिया, उस पर आघात पहुंचाया। शिक्षा के साथ स्नेह और संवेदनशीलता के जो तत्व जुड़ने चाहिए थे वो तत्व नहीं जुड़ पाए। शिक्षा के साधनों का निरंतर विकास होता चला जा रहा है, साक्षरता का विकास होता चला जा रहा है, शिक्षा के माध्यम से जीवन का रूपांतरण नहीं हो पा रहा है। हमने डिग्रीधारी बेरोजगारों की ऐसी भीड़ खड़ी कर दी जिसकी 1 या 2 उंगलियां काम करने लायक हैं, बाकी बिल्कुल निकम्मी हो गई है।
निष्क्रिय हो गई है। प्रादेशिकता, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता बढ़ने लगी, तनाव, उपद्रव, हिंसा बढ़ने लगी। शिक्षा के माध्यम से आत्मानुशासन को हम विकसित नहीं कर सके। शिक्षा आंकड़ों और अक्षरों में बंद होकर के रह गई, आचरण और व्यवहार में नहीं उतरी। जीवन समस्या नहीं, पुरुषार्थ है। यह भाव हमें युवाओं में उत्पन्न करना था, जिसमें हम विफल रहे। हमने अधिकार की भावना पैदा कर दी, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ पीढ़ी को नहीं बना पाए। शिक्षा के क्षेत्र में जिस चारित्रिक संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं, उससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं। शिक्षा में नैतिकता और आध्यात्मिकता नहीं जुड़ सकी। धर्मनिरपेक्षता को हमने धर्म रहितता मानकर आध्यात्मिक जीवन मूल्यों को शिक्षा से दूर कर दिया। शिक्षक शिक्षा रूपी रथ का सारथी होता है। पहले शिक्षक धर्मगुरु और धर्माचार्य होते थे। शिष्य के साथ उनका जीवंत संवाद होता था। अब शिक्षक वेतनभोगी कर्मचारी रह गया है। वह पाठ्यक्रम का शिक्षक मात्र बन के रह गया है। शिक्षा विचार नहीं, व्यवहार है। शिक्षक शिक्षा को व्यवसाय नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन और जीवन रूपांतरण का आंदोलन बना सके, तभी सही अर्थों में वह शिक्षक कहलाने का हकदार है। शिक्षा के केंद्र में शिक्षार्थी नहीं, पाठ्य सामग्री है। तथाकथित पुस्तकें, ज्ञान यंत्र व उपकरण आ गए हैं। शिक्षार्थी आंखों से अक्षर पढ़ता है, उन्हें मस्तिष्क में जमा करता जाता है। चिंतन और तार्किकता लुप्त होती चली जा रही है। शिक्षा से गर्मी तो आती है, लेकिन वो गर्मी प्रकाश का रूप नहीं ले पाती है, संवेदना का रूप नहीं ले पाती है। शिक्षा पद्धति में सांस्कृतिक मूल्यों और आधुनिकतावादी मानवीय भाव बोध, समन्वय और सामंजस्य होना आवश्यक है। छात्र का संबंध निर्जीव पाठ्यक्रम से रह गया है। हम उसमें नई संवेदना, स्फूर्ति और सहृदयता का भाव पैदा नहीं कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहीं इन प्रश्नों के साथ जूझती है। इन प्रश्नों के साथ कहीं ना कहीं एक चर्चा होती है। 1986 के बाद के वर्षों में, 34 वर्षों बाद, यह सोचा गया, एक प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंजन और उनकी टीम ने, जिसमें मुख्य बात यह कही गई, सीखना तो महत्वपूर्ण है ही, सीखे कैसे, हाउ टू थिंक, इस पर भी बल दिया जाना चाहिए। पिछले 3-3.5 दशकों की शिक्षा पद्धति में एक व्यापक परिवर्तन करने की संस्तुतियां, या उसका जो ड्राफ्ट पेपर है, थीम पेपर है, वो तैयार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है हम एक योग्य नागरिक तैयार कर सकें। वस्तुतः जैसा अभी मिश्रा जी ने कहा था कि कोई भी शिक्षा पद्धति तभी सार्थक है जब उसकी क्रियान्विति सही तरीके हो सके। और मुझे भी यह महसूस होता है कि यह शिक्षा जो नीति प्रस्तावित की गई है, यदि यह सही अर्थों में क्रियान्वित होती है तो यह एक भारत के विश्वास जागृत करने का एक दस्तावेज बन सकेगा, भारत की आस्था और विश्वास का दस्तावेज बन सकेगा, भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा का दस्तावेज बन सकेगा। क्योंकि इस शिक्षा पद्धति में बाल्यावस्था से लेकर के उच्च शिक्षा पीएचडी तक की बात जो है वो कही गई है। मेरे ख्याल ये देश की ऐसी पहली शिक्षा नीति है जिसमें पूरे देश ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की है। क्योंकि जो ड्राफ्ट बनाया गया था उस ड्राफ्ट को वेबसाइट पर डाला गया और देश के सभी अंचलों से, सभी व्यक्तियों से आग्रह किया गया कि आप अपने सुझाव दीजिए। और मैंने ऐसा पढ़ा है कि लगभग 2 लाख के आसपास सुझाव इस शिक्षा नीति के लिए आए थे। 458 प्रश्नों की इनिशियली वो रिपोर्ट थी। 2019 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और फाइनल डॉक्यूमेंट जो आया वो अंग्रेजी में 66 पेजेस का है और हिंदी में लगभग 108 पेजेस का है, जिसकी चर्चा हमारे एक मित्र ने की थी कि कितने उसमें सेक्शंस और कितने चैप्टर्स हैं। इस पूरी शिक्षा पद्धति में अंक शास्त्र पर जोर दिया गया है, गणित, ताकि हम क्रिटिकल तरीके से, आलोचनात्मक तरीके से सोच सकें, समझ सकें। यह शिक्षा पद्धति जिज्ञासा, खोज और अनुसंधान पर आधारित है। चरित्र निर्माण पर इस शिक्षा नीति में जो है बल दिया गया है। शिक्षा को लेकर बहुत प्रयोग होते रहे हमारे यहाँ। 1948 में राधाकृष्ण आयोग बना, 1964 में कोठारी आयोग बना, DS कोठारी। संयोग से मुझे मौका मिला उस महान व्यक्तित्व के दर्शन करने का, क्योंकि जयपुर में जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसी कॉलोनी में उनका निवास था। 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई। 1986 में
द्वितीय शिक्षा नीति जारी की गई, जिसके अंदर बहुत चर्चा रही। इसके पहले 1983 में 1983 में अध्यापक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। 99 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि प्रयोग समय समय पर होते रहे हैं, लेकिन अभी तक हम कोई बहुत अधिक उस दिशा में अचीव कर पाए हो, वो नहीं हो पाया था। शिक्षा नीति, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि शिक्षा नीति किसी देश, किसी सरकार की नहीं होती है। जिस तरह से हमारी शिक्षा नीति होती है, विदेश नीति होती है, उसी तरह से शिक्षा नीति भी पूरे राष्ट्र की होती है। और हमें समग्र रूप से इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में और इसकी क्रियान्विति में शिक्षक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, उससे हम नकार नहीं पाएंगे। जिस ऑटोनॉमी की बात ये शिक्षा पद्धति करती है, उसमें शिक्षक को पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी। और यदि इस ग्रुप के अंदर हमारे युवा साथी जुड़े हुए हैं, तो उनसे तो मेरा निवेदन है कि हम लोगों ने जो पीढ़ी रिटायरमेंट के आसपास रिटायर हो गई है, उनको तो जो करना था कर लिया। अब जो समय आ रहा है, उसमें शिक्षकों को कल्पनाशील होना पड़ेगा, उनको समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा। बल्कि अब तो वो दौर आ रहा है जब राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप शिक्षकों को अपना पाठ्यक्रम बनाना होगा, और उस पाठ्यक्रम की क्रियान्विति के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। कैसे पढ़ाना है, उसकी क्या मेथोडोलॉजी होगी, वो भी उन्हें ही तय करनी होगी। कॉलेज प्रशासन में सीनियरिटी वाली बात अब इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, आप कितना डिलीवर कर पाते हैं। कॉलेज का डेवलपमेंट जो प्लान्स है, उसमें उन्हीं, चाहे वो जूनियर है टीचर, लेकिन यदि वो इमेजिनेटिव है, रचनात्मक है, उसके अंदर कुछ लगन है, उमंग है, जुनून है काम करने का, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं अध्यापक। अध्यापक कौन है? अध्यापक वो है जो जानकारी देता है। उपाध्याय उसमें ज्ञान जोड़ देता है। आचार्य कौशल का विकास करता है। पंडित सबको विकास करता है। और गुरु जो है वो विवेक या बुद्धि जागृत करता है। तो अध्यापक से ये गुरु की यात्रा है, इसको हमको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये शिक्षा नीति हमारे संकल्प और सामर्थ्य और आस्था और विश्वास का एक दस्तावेज बन सके, इसके लिए हम सभी शिक्षकों को पूरी तल्लीनता के साथ काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल हम सभी चूंकि शिक्षक हैं, इस बात से परिचित हैं कि आने वाली शिक्षा पद्धति है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की ओर संकेत किए गए हैं। 5+3+3+4 अब जो शिक्षा पद्धति होगी, उसमें 3 वर्ष से बच्चे से लेकर के उसकी जो पीएचडी तक की पढ़ाई है, उसकी आवश्यकताओं को कहीं एड्रेस किया गया है। 3 से 6 वर्ष प्री स्कूल या आंगनबाड़ी के रूप में, पहली और दूसरी क्लास 6 से 8 वर्ष के लिए, 3 से 5, 8 से 11 जिसको वो प्रिपरेटरी क्लास कहेंगे, उसके बाद 6 से 8 क्लास जो है वो मिडिल होगा, और फिर सेकेंडरी, और उसके बाद हायर एजुकेशन की ओर जाएंगे। जैसा अभी कहा गया, 1 साल की डिग्री यदि वो करता है स्कूलिंग के बाद, उसको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। 2 साल का वो करता है तब उसको मिलेगा डिप्लोमा, और 3 साल का करता है तो मिलेगी बैचलर्स डिग्री, और 4 साल पूरा करेगा तब बैचलर विद रिसर्च। और उसके बाद यदि वो मास्टर्स की ओर जाना चाहेगा तो जो 4 ईयर प्लस रिसर्च के साथ आ रहे हैं उनके लिए 1 साल का पीजी होगा, और जो 3 साल की बैचलर्स डिग्री लेकर के आ रहे हैं तो उनके लिए फिर 2 ईयर्स का पीजी पाठ्यक्रम होगा। तो जो अभी बात की गई कि स्कूल से लेकर के, देखिए टीचर की भूमिका स्कूल से शुरू हो जाएगी। अभी तक क्योंकि इस पॉलिसी में जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगती है, क्योंकि ड्राफ्ट तो दे दिया, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर कस्तूरी रंजन जैसे महान वैज्ञानिक, उन्होंने अपनी पूरी मेधा से, मेहनत से ये एक अद्भुत दस्तावेज तैयार किया है। लेकिन चुनौती यह है, कोठारी कमीशन ने भी 1964 में कहा था कि जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा, और ये जो शिक्षा नीति है वो भी ये कहती है कि जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। आप हर जिले में विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, आप गांवों के अंदर जिस तरह के स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, बाल वाटिका के कॉन्सेप्ट की कल्पना की है शिक्षा नीति में, वो बाल वाटिका कैसा होगा? जहां बच्चों को विकास के समुचित अवसर उपलब्ध होंगे, जो उनकी बिल्डिंग्स होंगी वो खुली होंगी, हवादार होंगी, उसमें प्रकाश की समुचित व्यवस्था होगी, डिजिटल लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट उसके अंदर जोड़ा गया है। वो जो उनकी बाल वाटिकाएं होंगी, वहां पर सीनियर सिटीजन का भी सहयोग लिया जाएगा, आने वाले टाइम में पूर्व विद्यार्थियों का भी सहयोग लिया जाएगा, कम्युनिटी के साथ उनको जोड़ा गया है ना। एक क्लस्टर बनाने की बात ये करते हैं, एक प्राइवेट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल,
उसको साथ में जोड़ा गया है। ट्रांसफर पॉलिसी को हतोत्साहित किया गया है। बहुत ही रेयर केस में ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर भी होंगे उसके लिए बाकायदा कंप्यूटर जनित या तकनीक जनित व्यवस्था उसमें होगी, ताकि टीचर पूरी मेहनत के साथ, और ये नहीं है कि टीचर जहां छोटी जगह भी है तो उसको विकास के या और अवसर उसको नहीं मिलेंगे, नहीं, बाकायदा उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स, हर साल 50 घंटे का कोर्स उनके लिए तैयार किया जाएगा, ताकि जो नई परिवर्तन हो रहे हैं उनसे वो अवगत रह सके। ये मैंडेटरी होगा इवन प्रिंसिपल के लिए भी, जो वहां एडमिनिस्ट्रेशन में है उनके लिए भी उन कोर्सेज से निकलना पड़ेगा। बच्चों के लिए बैगलेस पीरियड की बात की जा रही है, बस्ता रहित पीरियड, और किस तरह से स्थानीय समुदाय की जो स्किल ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है ना, उस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी साथ में जोड़ने की बात जो है वो की जा रही है। कुल मिला के भाव यह है कि हम शिक्षा को रोचक बनाएं, शिक्षा को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाएं। अब तक शिक्षा केंद्रित नहीं थी हमारी शिक्षा, अब तक शिक्षक केंद्रित थी, अब नहीं। बच्चा क्या चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसी कारण से नहीं पढ़ पाया तो ऐसा नहीं है कि दोबारा वो मिनिस्ट्री में नहीं आ सकता है। उसकी उस शिक्षा में कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब ये शिक्षा नीति ये कोशिश कर रही है कि जब बच्चा स्कूलिंग करे, जब हायर एजुकेशन में आता है पूरी तरह से वो कंप्लीट तैयार होकर के आए हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। और गणित जैसे विषयों को बहुत अधिक इसमें महत्ता दी गई है, ताकि उसका जो एक आलोचनात्मक थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसको हम कहीं जोड़ सके, उसमें हताशा का भाव नहीं हो पाए। फिर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की जा रही है कि ये जो मनोविज्ञान है वो ये कहता है, बाकायदा शिक्षा पद्धति ये कहती है कि बच्चा प्रारंभ में अपनी भाषा में जितनी जल्दी चीजों को समझता है दूसरी भाषा में वो नहीं समझ पाएगा। इसमें ऐसा कतई नहीं है कि एक भाषा को थोपने की बात की जा रही है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसकी बात पहले भी कही और अभी भी ये बात कही, तो बाकायदा त्रिभाषी 3 तरह की भाषाओं की बात करते हैं, लेकिन जो प्राथमिक एजुकेशन है उसमें वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी ताकि बच्चा उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ सके। फिजिकल फिटनेस, एक स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर एक स्वस्थ मन का विकास होगा, एक स्वस्थ शरीर के अंदर उसमें पढ़ने की एक लालसा होगी। तो किस तरह से गेम्स के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, और एक महत्वपूर्ण बात हम कई बार इस पर चिंता करते हैं कि इस तकनीक ने हमारी पठन पाठन की प्रवृत्ति को छीन लिया है। यह एज पेरेंट्स मुझे लगता है हम सबकी चिंता होगी। यह शिक्षा पद्धति प्राइमरी क्लास से ही बुक प्रमोशनल पॉलिसी इसकी बात करती है कि किस तरह से हम पुस्तक पठन पाठन की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करें। इसके लिए पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से, कहावतों के माध्यम से कितनी तरह से चीजों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, किस तरह से उस पूरे एनवायरनमेंट को उसके अंदर जोड़ने की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा तत्व है इस पॉलिसी का कि किस तरह से उस 3 साल का बच्चा जब वहां आता है किताबों के बोझ से, अभी तो आप देखते होंगे सो कॉल्ड कॉन्वेंट स्कूल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, वो पीछे बैग लटकाए वो ऊपर मंजिल चढ़नी पड़ती है, आधा तो उसकी कमर जो उसी से झुकी रहती है। नहीं, किस तरह से वो अपने उस पूरे एजुकेशनल एनवायरनमेंट के साथ इन्वॉल्व हो सके। वो स्कूल आइसोलेशन के सेंटर नहीं बनने चाहिए, वो वाइब्रेंट सेंटर होने चाहिए। किस तरह से आप सोसाइटी को उसके साथ जोड़ते हैं, कम्युनिटी फेस्टिवल्स वहां पर होने चाहिए। तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो समाज को जोड़ने की बात की गई है, समाज के सीनियर सिटीजन्स को जोड़ने की बात की गई है, उनके अनुभव उनकी मेधा का उपयोग करने की बात की गई है, वो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। 100% एनरोलमेंट हो, ड्रॉप आउट्स नहीं हो, इसकी बात भी ये शिक्षा पद्धति करती है। तो कुल मिलाकर के बुनियादी शिक्षा, अभी भी आपके अनुभव होंगे, कई बार अखबारों में और सोशल मीडिया पर हम पढ़ते रहते हैं कि 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे सामान्य गणित के सवाल जो हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसमें भाषा और गणित और इस तरह के जो विषय हैं इनको भी ध्यान में रखने की जो बात है वो की गई है। फिर एक संस्था इन्होंने इसके साथ एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया है परख नाम से, जो इसका सारा असेसमेंट करेगा। परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, ये किस तरह से हम करें, इसके लिए परख नाम की संस्था का गठन किया जाएगा जो उस पूरे सिस्टम को इमुलेट करेगी। विद्यार्थी का प्रोग्रेस कार्ड रखा जाएगा, जहां हायर एजुकेशन हम एकेडमिक बैंक बना रहे हैं, क्रेडिट बैंक, इसी तरह से प्राइमरी स्तर पर तकनीक का भी उपयोग करना पड़ेगा।
अब ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सवाल उठ सकते हैं कि साहब अभी जब अपन ये ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, इसमें भी हमने कई बार देखा है, कभी कनेक्टिविटी चली जाती है, कभी आवाज नहीं आती है, आधे टाइम तक यही पूछते रहते हैं कि मेरी आवाज आ रही है, हजारों बार ये सवाल पूछा जाता है। ये सारी चुनौतियां हैं। अभी भी मेरे कई मित्र, कई विद्यार्थी जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनकी अपनी चुनौतियां हैं कि जो बच्चे जिस तरह से आ रहे हैं, जो उनकी आर्थिक चुनौतियां हैं, उनके पास ये एंड्रॉइड या स्मार्टफोन नहीं है जिसके माध्यम से अपनी पढ़ाई, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि डिजिटल इंडिया का जो कैंपेन है, धीरे धीरे ये सारी सुविधाएं, अब तो हम 5G या 6G के दौर में जाने वाले हैं, तो ये जो डेटा की प्रॉब्लम आ रही है, इसको भी शायद हम दूर कर पाएं और नई एजुकेशन पॉलिसी में कहीं इस तरह की जो हमारी चुनौतियां हैं उनको भी एड्रेस करने की जो कोशिश है वो की जाए। बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार की जाएंगी। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे को परीक्षा के दबाव से मुक्त किया जाए। अभी तो वो परीक्षा के दबाव से इतना परेशान रहता है कि कई तरह की दूसरी प्रवृत्तियों पर बढ़ जाता है। नहीं, वो बच्चा अपने बिल्कुल निश्चिंत होकर के, क्योंकि जब आप पाठकीय पुस्तकों की रटन के आधार पर परीक्षा लेंगे तब उसकी चिंता होगी। जब आप उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, फिर ट्रेनिंग हम उस तरह की दे रहे हैं, तो शायद वो सहज रूप से, तो एक तो मुख्य परीक्षा होगी और एक दूसरा जो होगा वो सुधार के लिए, वो अपना यदि इंप्रूवमेंट करना चाहता है, संतुष्ट नहीं है उससे, तो वो इसको दोबारा परीक्षा दे सकता है। सारे रिजल्ट्स को ऑनलाइन किया जाएगा। इंडिविजुअल विद्यार्थी का उसकी प्राइवेसी, उसकी सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी। ऑनलाइन इसलिए किया जाएगा कि समाज देख सके स्कूल की परफॉर्मेंस क्या है, सोसाइटी उसमें कहीं जुड़ के और सुझाव दे सके। इन चीजों को ध्यान में रखने की बात की गई है। फिर स्कूल एजुकेशन के बाद आती है हायर एजुकेशन की बात। हायर एजुकेशन में एंट्री के लिए NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि NTA के माध्यम से एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाए। हालांकि यूनिवर्सिटीज को ये विकल्प होगा कि वे चाहें तो NTA के उस एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट को स्वीकार करें, चाहे तो अपना स्वयं का करें। आपको मालूम होगा अब ये कमेटी बनी है जो 12th के बाद, 10+2 के बाद, एक इस तरह की बात, 54 जो हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के माध्यम, वो सारे उस NTA के माध्यम से एक एग्जाम जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाए, उसके माध्यम से एडमिशन हो। हालांकि मीटिंग्स चल रही हैं, जहां तक मेरी जानकारी है पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो उस कमेटी के कन्वीनर हैं और अभी इस तरह की चर्चाएं उसमें चल रही है। लेकिन आने वाले समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशन है या जो ड्राफ्ट पेपर बनाया गया है, उसमें NTA को जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से NTA नेट की परीक्षा है या दूसरे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो ले रहे हैं, यहाँ पर फिर ये नहीं होगा कि सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड और एप्लीकेशन बेस्ड जो सवाल हैं वो उसमें पूछे जाएंगे। साल में 2 बार ये परीक्षाएं होंगी और जो कुछ हमने सीखा है उस ज्ञान को कैसे हम जीवन के उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो उसका साथ में मुख्य होगा। तो ये जो पूरी शिक्षा हम जो स्कूल में लेकर के आएंगे वो बेसिकली कम्युनिकेशन बेस्ड, उसमें खेल कूद भी होगा, उसमें इंटरेक्शन होगा, उसमें पारस्परिक संवाद होगा, है ना। ये सारी चीजें उसका मुख्य केंद्रीय भाव होगा। अब बात आती है हमारा BEd एजुकेशन। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने पॉलिसी बना ली, बिल्कुल सही कहा हमारे पूर्ववर्ती मित्रों ने कि पॉलिसी तो बन जाती है, पॉलिसी तो हमने दुनिया भर की बहुत सारी पॉलिसीज का अध्ययन किया और उसका निचोड़ ला करके बहुत बढ़िया पॉलिसी बना दी। अब वो शिक्षक उसको इंप्लीमेंट करे, उसके लिए ट्रेंड भी तो हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। पूरा हमारा BEd का जो पाठ्यक्रम है उसको ओवरऑल चेंज किया जाएगा। स्कूल का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद जो स्कूल टीचिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 ईयर BEd कोर्सेज होंगे। जो 3 साल के बाद जाना चाहते हैं बैचलर्स डिग्री लेने के बाद, उनके लिए 2 इयर्स का M.Ed का कोर्स होगा। और जो 4 ईयर बैचलर्स डिग्री में रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 1 ईयर होगा। BEd के अलग से कॉलेजेस बनाए जाएंगे, एक्सक्लूसिव, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको बेहतर करने के प्रयास जो हैं वो किए जाएंगे। तो आने वाले टाइम में BEd का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और इसमें ये सब बातें की गई हैं कि जो कॉलेजेस होंगे उसमें भौतिक संसाधन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटीज, एक लर्निंग एनवायरनमेंट उनके पास में हो, वहाँ स्वच्छता हो, वो सारी बातें, लाइब्रेरीज हो, प्ले ग्राउंड्स हो। अभी भी हम जाते हैं इंस्पेक्शन में, वहाँ इन सारी चीजों को देखते हैं, ये सब होने चाहिए। लेकिन वहाँ जब तक इस तरह की चीजें नहीं होंगी, यदि नहीं हो पाती है, तो इंस्टीट्यूशंस को बंद करने की बात की जाएगी। तो बेसिक आइडिया ये है कि उन स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक तरह से एक वाइब्रेंट जो बिल्डिंग्स हैं उस रूप में कन्वर्ट करने की बात करें और एक दूसरे स्कूल के साथ जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं
उनको शेयर करने के लिए भी हम मोटिवेट करें। इसलिए स्कूल और दूसरे जो स्कूल हैं जो कहना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर दृष्टि से बड़े डेवलप्ड हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उनके बीच में हम किस तरह से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और इसके लिए एक CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इस तरह का एक यूनिट बनाया जाएगा, जहां लगातार टीचर्स की ट्रेनिंग और उसमें पर ईयर 50 आवर्स का जो है उसमें उन्होंने निर्धारित कर रखा है। फिर जो मुख्य बात है जिसका मैं संक्षेप में और बात करूं आपसे, वो है हायर एजुकेशन। देखिए हायर एजुकेशन में टोटली चेंज हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्रों को अवसर मिले होंगे जब हम दूसरी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए। मैं तो राजस्थान गवर्नमेंट का और UGC के कारण कई जगह जाना हुआ। जब वो प्रेजेंटेशन होता है, अधिकांश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेज प्रपोज होते हैं वो बेसिकली जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। कई बार मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये महसूस करता हूं, ह्यूमैनिटीज कौन पढ़ाएगा, सोशल साइंस कौन पढ़ाएगा, हम कैसे टेक्नोक्रेट तैयार कर रहे हैं। हम हिस्ट्री पढ़ाना छोड़ देंगे, सोशियोलॉजी पढ़ाना छोड़ देंगे, लिटरेचर छोड़ देंगे, क्या होगा उन मानवीय मनोभावों का जिसकी चिंता हम अक्सर करते हैं। केवल एज पेरेंट हम यही सोचते हैं कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज मिल जाए ताकि बच्चे की नौकरी लग जाए। नहीं, अब फिर चेंज कर रहे हैं। IITs, IIMs जो इस तरह के संस्थान हैं, कोशिश तो यही है HEIs हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इनको उन IITs, IIM के लायक बनाया जाए। दुर्भाग्य से 1950 में जिस देश में आजादी के बाद जिस देश में केवल 20 यूनिवर्सिटीज थी, आज ये आंकड़ा लगभग 1000 तक पहुंच चुका है। 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 418 स्टेट यूनिवर्सिटीज और लगभग 200-250 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, फिर जाने कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सबका टोटलिटी में करीब 1000 यूनिवर्सिटीज। और आप लिस्ट देखिए, वर्ल्ड रैंकिंग में हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। इसका मतलब संख्यात्मक विस्तार तो बहुत हो रहा है, क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हम उन वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अब ये पॉलिसी इस और भी ध्यान देती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, यदि वो मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा पद्धति हमें कूपमंडूप बना रही है, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें हमारे आध्यात्मिक नैतिक जीवन मूल्यों को जोड़ा जाएगा। बाकायदा उन महापुरुषों का जिक्र ये पॉलिसी करती है, लेकिन कतई का ये मतलब नहीं है कि हम किसी धर्म विशेष की शिक्षा यहाँ दे रहे हैं। नहीं, विभिन्न धर्मों में व्याप्त उन आध्यात्मिक जीवन मूल्यों को कोर्स के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन ये कतई इसका तात्पर्य नहीं है कि हम फिर हमारे यहाँ तक्षशिला, शांति निकेतन, न जाने ऐसे कितनी यूनिवर्सिटीज थी जहां हमने उस विचार को कायम रखा। और नालंदा पर जिस तरह की वहां लाइब्रेरीज को जला दिया गया, उसके पीछे भाव ही यही था कि विचार की हत्या की जाए, विचार नहीं पनपना चाहिए। हमने उनकी शिक्षा, संस्कृति और विचार पर जब कब्जा कर लेंगे तो उस देश को गुलाम बनाया जाना बहुत आसान होता है, और इतिहास हमारे लिए साक्षी है। तो वो उन विश्वविद्यालय की जो परंपरा थी उसको पुनर्जीवित करने की बात है आधुनिक संदर्भ में। हमारे ये विश्वविद्यालय आधुनिक ज्ञान विज्ञान के केंद्र बन सके, इसलिए बजाय विद्यार्थी बाहर जा रहा है, बाहर के जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हिंदुस्तान में अपने सेंटर खोलने की परमिशन दी जाएगी, और हमारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको बाहर भी जाने की परमिशन या डिग्रीज जो है उनकी वहां या रिकॉग्नाइज कराने के लिए उनको वहां भेजने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये शिक्षा नीति हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हर जिले में खोलने की बात करती है, जहां लगभग 3000 के आसपास इंस्टीट्यूट होंगे। अब ये सिंगल सब्जेक्ट्स वाले जो स्ट्रीम है वो खत्म हो जाएंगी। अब हम मल्टी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। साइंस का स्टूडेंट्स आर्ट्स कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, ह्यूमैनिटीज का विद्यार्थी साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा। तो जब हम इस तरह से एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप होगी तो शायद हम समग्र रूप से हमारे उस परिवेश को समझ पाएंगे। ये शिक्षा पद्धति देश में कुछ ऐसे सेंटर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बच्चों को वहां ले जाया जा सके, वहां पर उनके ट्रिप्स किए जा सके, ताकि इस देश की उस सांस्कृतिक धड़कन को वो बच्चा पहचान सके। भाषा, देखिए हमारे यहाँ कितनी बोलियां, कितनी डायलेक्ट, कितनी लैंग्वेजेस धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट उठा करके देखिए, कई भाषाएं, 200-250 के आसपास दुनिया भर में भाषाएं लुप्त हो गई हैं। कैसे हम इन भाषाओं को बचा सकें? जो स्टेट एकेडमीज हैं इनका सहयोग लिया जाएगा, उस भाषा के साहित्यकारों का सहयोग लिया जाएगा, और एक शब्दावली निर्माण के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। कोरोना ने कितनी नई शब्दावली दी, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, रेड जोन, है ना, कंटेनमेंट जोन, ये सिम्टोमेटिक केस,
न जाने कितनी तरह की नई शब्दावली थी। कुछ हिंदी अखबारों ने अपने हिसाब से हिंदी अनुवाद किया, कोई लिखता है क्वारंटाइन, कोई लिखता है एकांतवास। लेकिन अभी भी, हालांकि विषय मेरा नहीं है, लेकिन इन सारे शब्दों में कितना भ्रम बना हुआ है अभी भी। लेकिन मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि ज्ञान विज्ञान के साथ साथ जैसे जैसे इनका विस्तार होता है, नई प्रवृत्तियां आती हैं, नए शब्द निर्मित होते हैं। यह शिक्षा नीति उस नई शब्दावली के निर्माण की बात करती है और उसके व्यापक प्रचार प्रसार की बात करती है और उन भाषा के साहित्यकारों को उसमें जोड़ने की बात करती है, ताकि कहीं एक इस तरह से विभिन्न भाषाओं के बीच में एक विचार विनिमय हो सके। तो हायर एजुकेशन का स्वरूप जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। ये जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूजीसी, एआईसीटी, ये सब खत्म हो जाएंगे और हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत जल्दी ही गठित हो जाने की संभावना है और इसके अगले 15 साल में एक्रेडिटेशन वगैरह के सब मामले खत्म हो जाएंगे, ताकि वो जो रेड टेपिज्म या जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो समाप्त हो सके। हर कॉलेज का अपना एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा और उसमें वही सारे रिक्रूटमेंट करेंगे। हालांकि जो हमारे ये नेशनल जो यूनिट्स बनेगी, हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया, हायर कमीशन ऑफ जो एजुकेशन बनेगा, उसकी फिर अलग अलग यूनिट्स होंगी। वो आपको एक बेसिक जो उसके फ्रेमवर्क है वो प्रस्तावित कर देंगे और उस बेसिक फ्रेमवर्क के अनुरूप आपको अपने इंस्टीट्यूट को डेवलप करना पड़ेगा और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सिलेक्शंस में, रिक्रूटमेंट में। और अब तक जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि टीचर पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हम जिस दिन कन्फर्म हो गए यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इसके लिए कहीं हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ना कोई पुरस्कार है, ना कोई तिरस्कार है, टाइम बाउंड प्रमोशंस है, नहीं। अब ये चीजें नहीं रहेंगी। टीचर खुद जिम्मेदार होगा, उसको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। नहीं परफॉर्म कर पाएंगे उसको पेनलाइज किया जाएगा। इसलिए जो आपने शुरू, जो विषय का जो मूल भाव था, केंद्रीय भाव था कि शिक्षक की भूमिका, अब शिक्षक को तैयारी करनी होगी। टाइम बाउंड प्रमोशन छोड़िए, यदि आपके पास टैलेंट है, यदि आप अच्छा कुछ कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस टैलेंट के आधार पर आपको और अधिक पैकेजेस मिल सकते हैं, इस तरह के और जो इंसेंटिव्स हैं वो मिल सकते हैं। तो योग्यता, क्षमता, प्रतिभा का सम्मान और टीचर का सम्मान, ये शिक्षा नीति का मूल केंद्रीय भाव है। डॉक्टर कस्तूरी रंजन ने रोड मैप हमारे सामने रख दिया, आगे कैसे बढ़े। अभी तक कोई बजट का प्रोविजन नहीं किया गया। किसी भी पॉलिसी के लिए बजट प्रोविजन बहुत जरूरी होते हैं। उस तरह की अभी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी एनसीईआरटी ने तैयारी शुरू कर दी है। स्कूल लेवल पर पाठ्यक्रम को आधुनिक इस शिक्षा नीति के प्रावधान का अनुरूप करने की तैयारी हो गई है। हायर एजुकेशन में भी इस तरह की खबरें आ रही है। प्रधानमंत्री स्वयं 2-3 बार, आप जाके देखिए और उन पे यूट्यूब पर भी कई लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रधानमंत्री के, जिसमें उन्होंने अपनी पावर को कहीं प्रतिस्थापित किया है, उस बात को दोहराया है कि किस तरह से शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह ने भी अपने वक्तव्य में इस बात को रेखांकित किया है कि इसको लागू करने के लिए हमें उस विल पावर को डेवलप करना पड़ेगा, उस विल पावर को हमको तैयार करना पड़ेगा, ताकि शिक्षा नीति की जो मूल भाव है उसको हम उसमें क्रियान्वित कर पाए। विषय बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, 1.5-2 घंटे तक चर्चा की जा सकती है, लेकिन चूंकि मुझे लगभग 45 मिनट का समय दिया था और 5 मिनट का समय अभी भी बचा हुआ है, कोई आपके मन में यदि प्रावधान हो सवाल जवाब का या टिप्पणियों का, ऑब्जर्वेशन का, तो मुझे भी थोड़ा और कुछ सीखने समझने, क्योंकि यहाँ जो शिक्षक समुदाय है बहुत अनुभवी हैं और सबका अपने अपने क्षेत्रों के अंदर बहुत लंबा अनुभव रहा है शिक्षा को लेकर के। तो मैं चाहता हूँ यदि संभव है और समय है, ताकि चर्चा एक पक्षी नहीं रहे, द्विपक्षीय रहे और कुछ मुझे भी आपके इस आज के इस समारोह से, इस सत्र से कुछ सीखने को मिले। आपने मुझे याद किया और मेरी बात को इतने धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for valuable key speaking, key lectures. You have covered the new education, national education policy, linked the school education and higher education, awared us about the role of a teacher, especially in the research sector. Or इसके हिसाब से I feel that if we link the school education and higher education, as said earlier also, that this 5+3+4 concept, where we have the preparatory, foundation, basics, and the overall development
Further, if we talk about the higher education, the best part of this higher education or national policy is that now if a person completes 1 year, he'll be getting a certificate. If a person completes 2nd year, he'll be getting a diploma. If a person completes 3rd year also, he gets a degree. This means that in case he wants to leave in between, he doesn't want to continue in between, then he can, at least he will get something of it, whether a degree, whether a diploma, whether a certificates. And if he completes 4 years, he'll be getting an honors and the research degrees. A person who is interested towards the research will definitely get research degrees after completing 4 years. And in 5th year, he will be getting a post-graduation degree along with the researches. इसका सीधा मतलब ये रहेगा कि यदि व्यक्ति को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो वो अपना 3 साल बाद कंटिन्यू करे, और यदि नहीं करता है, बीच में छोड़ना चाहता है, वो कभी भी छोड़ सकता है और कभी भी वो वापस ज्वाइन कर अपनी एजुकेशन को प्रोसीड कर सकता है. दिस इज द बेस्ट पार्ट. और स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन, इन दोनों में भी now, in fact, this national policy, education policy, will help the academics or the teachers to concentrate on the teachings only. In case you are interested in the research works, research field, whatever, so the autonomy will be given to the different colleges, where they can give their own certificates, and on the basis of the certificates, the students can get their degrees, diplomas, certificates, and for the research purpose, a new body, which is National Research Development Body, will be formed, wherein, in fact, you must have seen the budget also. Our finance minister has already given 200 crores on the NDR, that is National Defense Research Body, and the faculty or the academics or the persons who are interested towards the academic or the research purpose, they can join this, and the entire researchers will be taken place under this. And it was a lovely and valuable thought by Professor Sanjeev Banawat ji. We are thankful for giving us wonderful ideas. It was well presented, and I think more attendees or all the attendees, they must have definitely got benefited by this. At the last and not the least, I'll call upon Dr. Aparna Pandey. He is the Head Department of Education in our college, for extending the vote of thanks. Dr. Aparna Pandey, please. मैं डॉक्टर अर्पणा पांडे धन्यवाद देती हूँ जेएस कॉलेज एवं आईएएस का, जिन्होंने मुझे आभार प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया. सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र, प्रेसिडेंट आईएए वाराणसी ब्रांच का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया. आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजीव बनावट, फॉर्मर हेड राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य और प्रेरणादायक विचार यहाँ पर रखे. डॉक्टर जीपी चौरसिया, प्रेसिडेंट आईएए जबलपुर ब्रांच के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें यहाँ दिया. मैं आभारी हूँ मैडम डॉक्टर श्रीमती सुब्धा पांडे, प्रबंध मंत्री शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश शाखा की, जो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती हैं और जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहा है. महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पाहवा जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके निर्देशन एवं मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम सफल हुआ. मैं आभारी हूँ आईएए सचिव जबलपुर शाखा डॉक्टर एनसी त्रिपाठी सर एवं संयोजक डॉक्टर ज्ञानी त्रिपाठी सर की, जिनके कारण इस कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हो सका. मैं आभारी हूँ आयोजक समिति के सदस्य डॉक्टर अनुराग उपाध्याय, श्री प्रवीण सिंह, श्रीमती अदिति अनीश, श्री प्रतीक भाटिया एवं श्री जयंत रानाडे, नेहा पांडे का, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ. अंत में मैं उन सभी प्रतिभागियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस वेबिनार को में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया. धन्यवाद. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for valuable vote of thanks. Behind the curtain, the entire where we have Shri Anurag Upadhyay ji, Pradeep ji, and Aditi Anish, all of them
They are always with us for conducting this, making this webinar always successful, the technical and behind it. I thank you all, and the entire attendance. I request all the attendees to check their mail IDs properly, because whatever mail IDs you have filled in the form, because the certificates will be given on this basis. Kindly check your mail IDs, and the entire participants will be given a certificate to this. Now we end the meet. Thank you for attending, and thank you for the wonderful views from the different ministries. Thank you.